अब बिहार की जनता लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को शासन में नहीं लाना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने 15 साल के वो जो कृत हैं, वो जो कारनामे हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री के एक अने मार्ग आवास से जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जाता हो, एक अने मार्ग में जब अपहरण के फिरौती के पैसे का जो है बंडर बाट होता हो, वो सारा जो दंश है वो बिहार की जनता ने झेला है। इसलिए बिहार की जनता ने जो 20 वर्षों में देखा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को सुधारा भी है और बिहार को संवारने का भी काम किया है, और आगे भी हम बिहार को संवारेंगे। बिहार में मेट्रो का जाल बिछ रहा है, बिहार के सभी जिलों में रेलवे नेटवर्क फैल चुका है, और अब बिहार के अंदर हम गंगा जो नदी हमारी उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम जो है रिवर मेट्रो का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन को आसानी हो। तो हमारे पास एक विज़न है, हम विज़न को लेकर के बिहार में चल रहे हैं। आज अगर पटना के अंदर पीएमसीएच दुनिया का नंबर 2 सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनता है तो ये विज़न को दर्शाता है। आज अगर हम डबल डेकर का रोड बनाते हैं अशोक राजपथ पे तो ये हमारे विज़न को दिखलाता है। आज अगर मैरिन ड्राइव बनता है तो ये नीतीश कुमार जी के विज़न को दिखलाता है। आज आप राघोपुर चले जाइए, वहाँ के फ्लाईओवर्स को देखिए, आज आप सिमरी फ्लाईओवर्स को चले जाइए, आज आप पटना में किसी भी बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पटना 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आप मुजफ्फरपुर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आप बेगूसराय 1.25 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। कल्पना कीजिए 2005 से पहले क्या ये मुमकिन था, क्या पॉसिबल था क्या? तो ये बदलाव है, इस तरह से हमने बिहार को सुधारा है और संवारा है। तो इसलिए हम पूरी तरह से इस बात के लिए मुतमईन हैं कि आने वाले वक्त में हमने जो 20 साल में काम किया है उस 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता हमें पुनः जो है 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ जो है आशीर्वाद देगी। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं, ये उस अराजक मानसिकता को दर्शाता है जिस प्रकार से वे लोग लगातार संविधान का विरोध करते हैं। अभी आपने बिहार में देखा होगा किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर का अपमान करने का काम किया। ये बिहार की जनता की भावना को आहत करने वाला है, ये बिहार की जनता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। इसलिए ये लोग, इन लोगों को पूरी तरह से इस बात का आभास और एहसास हो चुका है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं, चुनाव में जनता उनको हराने वाली है। तो इसलिए वो उस बहाने का जो है उसको अभी से ही तलाश कर रहे हैं कि कभी जब चुनाव समाप्त होता है तो ईवीएम पर ये ठीकरा फोड़ते हैं, और अब ये निर्वाचन आयोग पर पूरी तरह से जो है आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये निंदनीय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप बिहार की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ जो है एक इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे अकाउंटेबिलिटी के साथ तय हो उसके लिए काम कर रही है। एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम, दोनों में फ़र्क है। मैं हमेशा मुल्ला के इस्लाम की आलोचना करता हूं और उदाहरण के साथ करता हूं। जब उस गांधी मैदान के मंच से संविधान के द्वारा निर्मित कानून का मजाक बनाया गया, कूड़ेदान में फेंकने की बात की गई, वो कौन लोग थे? वो इमारत शरिया, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वे वही लोग थे जब आतंकवादी को मारा गया था तो सोनिया गांधी रो रही थी, ऐसा कहने वाले लोग। इसलिए कहा गया कि ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवियों का नमाजवाद है। और जो लोग नीतीश कुमार की सेहत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना चाहिए, उन दलों को, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वाकई में बीमार हैं। लालू यादव, बिल्कुल लालू यादव जी बीमार हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि लालू यादव जी, मैं कामना करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी हो, वो जल्द से जल्द जो है मेन स्ट्रीम में आ सकें। एक तो उनकी सेहत अच्छी नहीं, दूसरी वो एक पंजीकृत सजा याफ्ता हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, संवैधानिक तौर पर उसके लिए बैंड हो, जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सजा सुनाई हो, और जो व्यक्ति का सेहत भी उसके साथ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना चाहिए, तब वो दूसरे पर आरोप लगाएं। अभी तो चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से तो बन गए लालू यादव, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक दल जो 30 वर्षों से पहले उसका निर्माण हुआ, और एक ही व्यक्ति
30 वर्षों से उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबकि वो बीमार भी है, जबकि वो सजा याफ्ता भी है। तो ये दर्शाता है कि ये एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लालू प्रसाद जी के बाद कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये भी तय है। दोस्तों नमस्कार। चंद महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी कैंपेन में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। एनडीए और महागठबंधन में इस बार बिहार में सीधी फाइट दिख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस चुनाव आयोग को कटघरे में घेरने की काम कर रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट साबित हो गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, एनडीए की क्या तैयारी है, इस बार बीजेपी क्या कुछ अलग करने जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज़ पर। धन्यवाद। चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी काफी मुखर होकर बोल रहे हैं। वोटर लिस्ट का जो मामला है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय भाजपा कार्यालय में हो जाना चाहिए। पप्पू यादव ने चक्का जाम का आह्वान कर दिया है। देखिए, चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करना कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव के पहले वोटर लिस्ट की पारदर्शिता की जांच करती है। उसी के नियमित जो है 2025 के नवंबर अक्टूबर में जो चुनाव होगा, उससे पहले जो है बिहार के अंदर भी जो वोटर लिस्ट होती है उसकी पारदर्शिता के लिए जो है डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैंपेन जो है चुनाव आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो ड्यूअल आइडेंटिटी है, जो ड्यूअल आई कार्ड्स लोगों के हैं, रहते दिल्ली में हैं और बिहार का भी वो निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो है उनके पास कार्ड है और दिल्ली के भी कार्ड है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने का जो है प्रक्रिया है। ये ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिहार की आईडी रखते हैं लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से उन्होंने बिहार में मतदान नहीं किया है। ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर करके एक सेग्रीगेट करने का काम जो है चुनाव आयोग करने जा रही है, और इससे बिहार के चुनाव में पारदर्शिता आएगी। मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई काम कर रहा है तो इस पर सवाल खड़ा करना जो है सिर्फ बिहार की जनता को भ्रम में डालना है, और उनको जो है कहीं ना कहीं एक जिस प्रकार का रूमर बनाया जा रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है उसके पास इस चुनाव में कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ हमारा मुख्य मुकाबला जो है आरजेडी से है। आरजेडी की 15 वर्षों तक बिहार के अंदर शासन रहा। आपने देखिए कभी भी वो लोग अपने शासन के द्वारा किए गए एक भी अचीवमेंट को बताने में नाकामयाब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक भी अचीवमेंट नहीं है उनका। और आने वाले समय में बिहार के लिए विजन क्या होगा वो भी उनके पास नहीं है। तो जिस राजनीतिक दल के पास ना कोई अचीवमेंट है और ना कोई विजन है, तो वो चुनाव में बेसलेस बेबुनियाद बातें लेकर के ही जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जब 17 महीने जब हम सरकार में थे तो सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया। तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार के 20 साल वर्सेज 20 महीने का एजेंडा भी बना दिया है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे, तमाम तरीके की ऐसी बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने ऐलान किया। तेजस्वी यादव 17 महीने नीतीश कुमार जी के सहयोगी थे, उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव को स्पष्टता ये बात बतानी चाहिए कि जब उनके माता पिता 15 वर्षों तक सरकार में थी, डायरेक्ट सरकार में थे, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनकी माता मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने कितने रोजगार का सर्जन बिहार में किया, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कितने लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरी दी। कभी भी तेजस्वी यादव ने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। और नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार के नौजवानों को रोजगार भी दे रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 21,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई, आगे भी होनी है। तो ये नीतीश कुमार जी का काम था। 17 महीने जो वो उनके साथ थे, तो उस दौर में भी जो काम हुआ वो नीतीश कुमार जी का काम था। आपको अपने परिवार और अपने राजनीतिक दल के द्वारा किए गए कार्यों को बताना चाहिए था, लेकिन वो उसमें असफल हुए।
और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर प्रहार कर रहे हैं, ये उस अराजक मानसिकता को दर्शाता है जिस प्रकार से वे लोग लगातार संविधान का विरोध करते हैं। अभी आपने बिहार में देखा होगा किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर का अपमान करने का काम किया। ये बिहार की जनता की भावना को आहत करने वाला है, ये बिहार की जनता की भावना को ठेस पहुंचाने वाला है। इसलिए ये लोग, इन लोगों को पूरी तरह से इस बात का आभास और एहसास हो चुका है कि वो चुनाव में हारने वाले हैं, चुनाव में जनता उनको हराने वाली है। तो इसलिए वो उस बहाने का जो है उसको अभी से ही तलाश कर रहे हैं कि कभी जब चुनाव समाप्त होता है तो ईवीएम पर ये ठीकरा फोड़ते हैं, और अब ये निर्वाचन आयोग पर पूरी तरह से जो है आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये निंदनीय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप बिहार की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ जो है एक इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे अकाउंटेबिलिटी के साथ तय हो उसके लिए काम कर रही है। बीते कुछ दिनों पहले गांधी मैदान में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन हुआ। जो वक्फ को लेकर नया कानून बना है, इसमें तेजस्वी यादव भी गरजे, AIMIM के बिहार प्रदेश के नेता थे, सलमान खुर्शीद वहाँ पर मौजूद थे। सभी लोग बोल रहे थे कि वक्फ कानून जो है असंवैधानिक है, मुसलमानों के अधिकार को छीनने वाला कानून है। तेजस्वी कह रहे हैं कि जब मेरी गवर्नमेंट बिहार में आएगी तो इसको हम कूड़ेदान में डाल देंगे, बिल को फाड़ देंगे। देखिए, जो कानून भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हो और जिस कानून के बारे में भारत के 6 से ज़्यादा राज्यों के हाई कोर्ट, उस कानून इंक्लूडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट और पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस कानून के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट में ये कानून विचाराधीन है, उसके बावजूद संविधान के द्वारा निर्मित कानून की अवहेलना करना, उसका अपमान करना, ये दर्शाता है कि इन लोगों ने संविधान का अपमान किया और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। गांधी मैदान में जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो मंच तैयार किया गया था और वहाँ से जो संविधान के खिलाफ जो इन्होंने परपंच रचा, उसमें सभी वे लोग थे जो संविधान का लगातार अपमान करते रहे। ये वही लोग हैं जो विदेश जाकर के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रहार करते हैं। ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्यता और वीरता पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ये वही में लेकर रखते हैं ना, संविधान के बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा रक्षक कोई है तो संविधान का रक्षक हम है, ये संविधान में परिवर्तन करने वाले। ये परिवर्तन किसने किया था? आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या वो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ था? क्या वो अपने सत्ता को बचाने के लिए संविधान की आत्मा पर प्रहार नहीं था? तो जवाब उनको देना है। और जब आप संविधान की बात करते हैं कि संविधान बचाने वाले लोग हैं, मैं इनका इतिहास बताना चाहता हूँ। पंडित नेहरू ने पहली बार केरल में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उस गैर कांग्रेसी सरकार को वहाँ से जो है हटा दिया, तब्दील कर दिया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर भारत के आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कलंकित करने का काम किया भारत के लोकतंत्र को, तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। आपातकाल लगाने के बाद राजीव गांधी जी ने एक 60 वर्ष की महिला और मात्र 60 रुपए की भत्ता देने की बात, उसके खिलाफ पूरा का पूरा जो है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोगों ने के आगे राजीव गांधी झुक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो बदल देते हैं। ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या है? और राहुल गांधी उन्हीं के वंशज जो हैं, लगातार देश के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। आप भाजपा को गाली दीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दीजिए, लेकिन भारत को गाली मत दीजिए, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को गाली मत दीजिए, भारत की सेना को गाली मत दीजिए। और ये सारा काम राहुल गांधी ने किया है। तो ऐसे लोगों से आप संविधान की रक्षा या संविधान में आस्था रखने की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए गांधी मैदान में जो परपंच रचा गया वो सीधे तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा को पार करने वाला कृत्य था। जबकि बीजेपी ने भी तो कहा ना समाजवाद वर्सेस नमाजवाद, तो एक तरीके से आप लोग भी तो सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, आप लोग भी तो नमाजवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमाजवाद, मुल्ला और मौलवी, इनको समझने की जरूरत है।
और एक जो अल्लाह का कानून है, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम, दोनों में फ़र्क है। मैं हमेशा मुल्ला के इस्लाम की आलोचना करता हूं और उदाहरण के साथ करता हूं। जब उस गांधी मैदान के मंच से संविधान के द्वारा निर्मित कानून का मजाक बनाया गया, कूड़ेदान में फेंकने की बात की गई, वो कौन लोग थे? वो इमारत शरिया, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वे वही लोग थे। जब आतंकवादी को मारा गया था तो सोनिया गांधी रो रही थी, ऐसा कहने वाले लोग। इसलिए कहा गया कि ये समाजवाद नहीं, ये मुल्ला मौलवियों का नमाजवाद है। क्योंकि आप याद कीजिए, ट्रिपल तलाक का जब विषय था, ट्रिपल तलाक के कानून के माध्यम से मुस्लिम बहनों की जिंदगी जहन्नम बनाया इन लोगों ने। यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, यही इमारत शरिया ने, यही दीगर तंजीमों ने। कुरान के पूरे आयतों को आप अध्ययन कर लीजिए, कुरान के किसी आयत में भी ट्रिपल तलाक का प्रावधान नहीं है, जबकि तलाक जो है अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी चीज़ है। जब इस धरती पर तलाक होता है तो अर्श मोहल्ला हिल जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे नागवार कोई चीज़ है तो वो तलाक है। लेकिन अल्लाह ने उसकी प्रक्रिया बताई कुरान के अंदर, प्रोसेस बताया कुरान के अंदर कि एक हस्बैंड और वाइफ में अगर एक्सट्रीम लेवल पे जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तब तलाक की प्रक्रिया है। पहला महीना, दूसरा महीना, फिर तीसरे महीना जा करके आप समय देते हैं, उसके बाद तलाक होता है। लेकिन हमारे देश में इस कानून के बनने से पहले क्या हो रहा था? उसका जिम्मेदार कौन, उसका गुनहगार कौन? और इस बात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक्सेप्ट किया कि हाँ, ट्रिपल तलाक का जो कानून है, जो प्रोसेस है, वो गलत है। तो क्या आज तक किसी ने माफ़ी मांगी? तो मैं क्यों ना कहूँ कि ये अल्लाह के खिलाफ भी ये कानून था, अल्लाह और अल्लाह के जो कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया उसके खिलाफ भी ये कानून था जो इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मुल्ला मौलवियों का नमाजवाद है जो स्थापित करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं अल्लाह के खिलाफ जा करके। और ये इमारत शरिया का एक अचीवमेंट बताइए जो मुसलमानों के हक में हो, एक आंदोलन और मूवमेंट बताइए जो मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए हो। इनका सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, जब ईद का चांद निकलता है तो यहूदी के द्वारा बनाए गए दूरबीन से चांद को देख करके ये ऐलान करते हैं कि कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा इनका कोई अचीवमेंट नहीं है मुसलमान कौम के लिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार, दानिश जी, पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करते हैं, पसमानदा मुस्लिम के उत्थान की बात करते हैं। आप लोग भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस देश के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने पासमानदा शब्द से देश के लोगों को रूबरू कराया। नहीं तो पासमानदा तो पीछे था ही, उसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। पासमानदा मुस्लिम समाज के 80% जनसंख्या है पूरे देश में, जो हमेशा पीछे रहा। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटा करके, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी को हुआ जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से, तो वहाँ के बकरवाल जाति, वहाँ के गुजर मुसलमान, वहाँ के जो हमारे ओबीसी मुसलमान हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे आरक्षण नहीं मिलता था। धारा 370 इस्टेब्लिश जब तक था, जब धारा 370 को डिमोलिश किया गया तो डायरेक्ट आरक्षण के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया। सबसे ज़्यादा हमारे 80% से ज़्यादा जो पसमानदा कम्युनिटी में जो हमारी महिलाएं थीं, जो हमारी बेटियां थीं, जिनका ट्रिपल तलाक से ज़िंदगी जहन्नम बनाया गया था, प्रधानमंत्री ने ट्रिपल तलाक को बैन करके उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से जो कानून बना, वक्फ बोर्ड का जो निर्माण किया गया था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य आज़ादी के बाद पहली बार अगर पूरा करने का काम किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80% से ज़्यादा पसमानदा समाज, जो हमारी बेवाएँ हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, सीधे तौर पर उनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से उसका फ़ायदा पहुँचेगा। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो सेना और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की आय होनी चाहिए सालाना। वो कहाँ है? वो पैसे कहाँ गए? किन लोगों ने लूटा? क्या वो आरएसएस के लोगों ने लूटा? क्या वो बीजेपी की सरकार के लोगों ने लूटा? ये वही लोग हैं जो गांधी मैदान में जो विरोध कर रहे थे इस कानून का।
क्योंकि वजीर आजम ने सीधे तौर पर उनके दलाली की दुकान को बंद करने का काम किया। और इसके अलावा सामाजिक न्याय के आधार पर, अपीजमेंट नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर वजीर आजम ने इस देश के जो मुसलमान हैं, जो पासमानदा हैं, जो दलित और पिछड़े, अति पिछड़े मुसलमान हैं, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाया, उनको मुख्य धारा में लाया। अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने शौचालय दिए तो सबसे ज़्यादा शौचालय गरीब मुसलमानों को मिला, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब कोई है तो मुसलमान है। अगर प्रधानमंत्री ने आवास दिया तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा पसमानदा मुसलमानों को हुआ। अगर प्रधानमंत्री ने 5 किलो अनाज दिया तो वो गरीब मुसलमानों के घर में वो अनाज गया। 5 लाख रुपए तक की बीमारी की इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री ने दिया तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा पसमानदा मुसलमानों ने उठाया। इस तरह से अनेकों चीज़ें हैं। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पसमानदा मुसलमान जो कारीगर समाज है, जिनका अपने अलग अलग पेशा है, उनको वहाँ से आर्थिक तौर पर मदद मिला। तो इसलिए इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। यकीनन पसमानदा मुसलमान एनडीए के साथ है और पसमानदा मुसलमान ने लगातार इस बात को दर्शाया है, प्रदर्शित किया है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कि पसमानदा मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक न्याय के साथ खड़ा है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसके साथ कोई बैठने वाला नहीं था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने उनको सम्मान देने का काम किया और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया। 2025 में मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? यकीनन नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। और नीतीश कुमार, तेजस्वी बोल रहे हैं ना कि नीतीश दिमागी तौर पर थक चुके हैं, शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जनता ऊब चुकी है। प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म करना चाहती है, 25 सीट भी आ जाएगी जेडीयू को। प्रशांत किशोर कहते हैं तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार हेल्थ के तौर पर पूरी तरह फिट हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में हिट भी हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी ज़िलों में संवाद किया, सभी ज़िलों में प्रवास किया। लगातार वो बिहार की प्रगति को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के लगातार वो काम कर रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार की सेहत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना चाहिए, उन दलों को, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वाकई में बीमार हैं। लालू यादव, बिल्कुल लालू यादव जी बीमार हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि लालू यादव जी, मैं कामना करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी हो, वो जल्द से जल्द जो है मेन स्ट्रीम में आ सकें। एक तो उनकी सेहत अच्छी नहीं, दूसरी वो एक पंजीकृत सजा याफ्ता हैं। ऐसी क्या मजबूरी है जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, संवैधानिक तौर पर उसके लिए बैंड हो, जो व्यक्ति सजा याफ्ता हो, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सजा सुनाई हो, और जो व्यक्ति का सेहत भी उसके साथ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना चाहिए, तब वो दूसरे पर आरोप लगाएं। अभी तो चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से तो बन गए लालू यादव, तो वही तो मैं विरोध बने। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक दल जो 30 वर्षों से पहले उसका निर्माण हुआ और एक ही व्यक्ति 30 वर्षों से उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबकि वो बीमार भी है, जबकि वो सजा याफ्ता भी है। तो ये दर्शाता है कि ये एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लालू प्रसाद जी के बाद कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा ये भी तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं है कि जेपी नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, दिलीप जायसवाल जी के बाद बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। ये डिफरेंस है, ये फर्क है हमारी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में और एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में। तो इस बात से बिहार की जनता भली भांति वाकिफ है कि क्यों हमें ऐसे दल को चुनना है जो हमारे लिए विकास का काम करे। अब बिहार की जनता लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को शासन में नहीं लाना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने 15 साल के वो जो कृत हैं, वो जो कारनामे हैं, जब बिहार के मुख्यमंत्री के एक अने मार्ग आवास से जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जाता हो, एक अने मार्ग में जब
अपहरण के फिरौती के पैसे का जो है बंडर बाट होता हो, वो सारा जो दंश है वो बिहार की जनता ने झेला है। इसलिए बिहार की जनता ने जो 20 वर्षों में देखा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार को सुधारा भी है और बिहार को संवारने का भी काम किया है, और आगे भी हम बिहार को संवारेंगे। बिहार में मेट्रो का जाल बिछ रहा है, बिहार के सभी जिलों में रेलवे नेटवर्क फैल चुका है, और अब बिहार के अंदर हम गंगा जो नदी हमारी उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम जो है रिवर मेट्रो का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन को आसानी हो। तो हमारे पास एक विज़न है, हम विज़न को लेकर के बिहार में चल रहे हैं। आज अगर पटना के अंदर पीएमसीएच दुनिया का नंबर 2 सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनता है तो ये विज़न को दर्शाता है। आज अगर हम डबल डेकर का रोड बनाते हैं अशोक राजपथ पे तो ये हमारे विज़न को दिखलाता है। आज अगर मैरिन ड्राइव बनता है तो ये नीतीश कुमार जी के विज़न को दिखलाता है। आज आप राघोपुर चले जाइए, वहाँ के फ्लाईओवर्स को देखिए, आज आप सिमरी फ्लाईओवर्स को चले जाइए, आज आप पटना में किसी भी बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पटना 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। आप मुजफ्फरपुर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। आप बेगूसराय 1.25 घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। कल्पना कीजिए 2005 से पहले क्या ये मुमकिन था, क्या पॉसिबल था क्या? तो ये बदलाव है। इस तरह से हमने बिहार को सुधारा है और संवारा है। तो इसलिए हम पूरी तरह से इस बात के लिए मुतमईन हैं कि आने वाले वक्त में हमने जो 20 साल में काम किया है उस 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और जनता हमें पुनः जो है 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ जो है आशीर्वाद देगी। एनडीए कितनी सीट ला रही है इस बार? 200 के ऊपर 200 के ऊपर। निश्चित तौर